सो आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स चैप्टर 4। तो देखिए यहाँ पे बताए गए हैं हमें कार्बन के यूजेस। कार्बन के यूजेस होते हैं फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मैनी अदर थिंग्स। और हमें कार्बन की अगर प्रेजेंस डिटेक्ट करनी हो तो हम उसे पास कर सकते हैं लाइम वाटर से। अगर वो मिल्की टर्न हो गया तो कार्बन प्रेजेंट होता है। अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट होता है 0.02% कार्बन और एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट होता है 0.03%। अर्थ क्रस्ट पे होता है कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में भी, लेकिन एटमॉस्फेयर पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये वाला हमने यहाँ पे ये कर दिया फिनिश। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने पिछले चैप्टर में देख ली थी, लेकिन अब देखते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। पुअर कंडक्टर होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता, वीक होता है। ये आयंस को क्या करते हैं, राइज, दे डू नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। ठीक है, सो अब देखते हैं हम कार्बन की कुछ चीज़ें। तो हम यहाँ पे करेंगे। एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,4 जो हम 9th में सीख चुके हैं। लेकिन कार्बन नॉन मेटल होता है, ये चीज़ भी आपको पता होगी, लेकिन रिमाइंड करने के लिए मैं बता देती हूँ। कार्बन एक नॉन मेटल होता है। स्टेबिलिटी पता होगा, ऑक्टेट और डबलेट पूरा करते हैं। के शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या फिर एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कार्बन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पे देखिए, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता और C4 एनायन बन जाए, C4 माइनस एनायन, ना वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता जिससे कि 4 कैटायन बन जाए C4 प्लस। ठीक है, तो देखो अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, मतलब कि यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन फिर जो इसमें क्या होंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने प्रोटॉन्स होंगे आप बताइए? 6 होंगे, है ना, 6 प्रोटॉन्स होंगे। तो 6 प्रोटॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करना। तो 6 तो पहले से ही थे, 4 हमने और ले लिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करना 6 प्रोटॉन के बस में नहीं होता, इसलिए ये गेन नहीं कर सकता। सो इसकी लूज़ की कहानी भी देख लेते हैं कि लूज़ क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हटाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे क्योंकि 4 के 4 तो चले जाएंगे। तो फिर नहीं, ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स पे 4 वो करना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ना तो ये गेन कर सकता ना लूज़ कर सकता। एक बार आप इसे रीड करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो कार्बन करेगा क्या, ना वो गेन कर रहा है ना वो लूज़ कर रहा है, तो वो शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या बनाएगा, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएगा। और हाँ, ये ध्यान रखना कि आप इस वाली टेबल को, एक सेकेंड, ये वाली टेबल बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये वाली 20 तक तो याद होनी चाहिए आपको 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये वाला भी यहीं पे ख़त्म हो गया। अब ये हम हाइड्रोजन वगैरह का यहाँ पे देखते हैं। हाइड्रोजन भी कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, देख रहे हो आप? सो देखिए एक्चुअली होता क्या। अच्छा देखिए, हाइड्रोजन के पास एक होता है, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी एक ही होता है, पर क्या ये स्टेबल है? नहीं, ना तो इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 हैं ना 8 हैं, तो फिर क्या होगा? तो दोनों के एक एक हैं, तो ये ओवरकम कैसे करेंगे? ये बोलेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर कर दो, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स मुझे शेयर कर दो। H की बॉन्डिंग से दोनों बन गए H2। ठीक है, एटम बन गया ये। ठीक है, अब हम किसकी देखते हैं? हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का देखिए एटॉमिक, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2,6। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। मेरा ऑक्सीजन का एटम 1 2 3 4 5 6। मेरा ऑक्सीजन का दूसरा एटम 1 2 3 4 5 6। फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें शेयर हो गए, तो अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। स्टेबल हो गया ये वाला ऑक्सीजन का एटम, लेकिन क्या ये स्टेबल हुआ? नहीं। तो अब ये स्टेबल हो जाएगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर, से ये बन गया ऑक्सीजन का। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7।
सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी 2,5। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। तो N2 बनाना है हमें। सो एक नाइट्रोजन का एटम ये रहा, 1 2 1 2 3, ये रहा नाइट्रोजन, 1 2 1 2 3। सो क्या स्टेबल है? इसको इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए? 3। तो ये यहाँ से ले लेगा 3। इसको भी स्टेबल होने के लिए 3 चाहिए, तो ये यहाँ से ले लेगा 3। तो ये हो गया नाइट्रोजन का। सो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड था, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड था, और हाइड्रोजन में हमने देखा था सिंगल बॉन्ड था। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। बाकी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक मिनट। ये वाला जो लाइन्स है हम पढ़ के देखेंगे। सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो जो बॉन्ड्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर या फिर एटम्स मतलब कि ये शेयर करके बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऐसे बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से बने हों। Covalently bonded molecules are seen to have strong bonds within the molecule, but internal molecular forces are weak. This give rise to the low melting and boiling point of these compounds. Okay, of these compounds, and ये चीज़ थोड़ी important है. Since the electrons shared between atoms and no charged particles are formed, such covalent compounds are generally पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इस चीज़ को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है और ये पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं। ठीक है, ये पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं, ये चीज़ 2 चीज़ लर्न कर लेना। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होता है, और जहाँ पे कोवेलेंटली बॉन्ड की बात करें, कोई चार्ज पार्टिकल फॉर्म होता नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। कोई चार्ज पार्टिकल हुआ, कोई पॉजिटिव नेगेटिव आया नहीं, तो आयंस नहीं आया, तो कोई भी क्या होगा, पुअर कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगे क्योंकि आयंस ही फॉर्म नहीं होंगे ना, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट करेगी। इसलिए कोवेलेंटली बॉन्डेड जो एटम्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। ओके, सो ये दोनों चीज़ अच्छे से रख लेना, बिकॉज बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा ही जा सकता है, मतलब चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एक मिनट देखिए एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। द एलिमेंट कार्बन occurs in different forms in nature with widely varying physical properties. ओके, सो यहाँ पे कार्बन की बात करी गई है, लेकिन अगर हमसे पूछा गया व्हाट आर एलोट्रॉप्स, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे द एलिमेंट, कार्बन को हटा देंगे, occurs in different forms in nature but with widely varying physical properties। ये हमारी एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन भी यहाँ पे हो गई रेडी। उसके बाद इसके 3 एलोट्रॉप्स हमें इसमें दिए गए हैं। आप चाहें तो 2-3 और ऐसे याद कर लेना, लेकिन हाँ इनकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा याद मत करना, सिर्फ इन तीनों की याद करना। जैसे कि डायमंड का ये 3D स्ट्रक्चर है। तो देखिए एलोट्रॉप्स के कार्बन हो गए, डायमंड का क्या हो जाता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और डायमंड में क्या होता है, जो कार्बन के वो है ना, वो 4 कार्बन से कनेक्ट होते हैं, तो क्या हो जाता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर्म हुआ नहीं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का ये पुअर कंडक्टर होता है, अगर किसी ने रीज़न पूछ लिया। और ग्रेफाइट में क्या होता है, हाँ इसका हार्डेस्ट सब्सटेंस, इट इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, 3D स्ट्रक्चर, पुअर कंडक्टर, कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन्स, और हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना। और बस इतनी सारी चीज़ें काफ़ी है, मेरे ख्याल से 4 पॉइंट्स बहुत होते हैं। इसका क्या होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी सब्सटेंस। ग्रेफाइट में क्या होता है, 2D स्ट्रक्चर होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और जो कार्बन का एटम होता है वो 3 अदर कार्बन एटम से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। रीज़न अगर पूछ लिया जाए तो आप ये लिख सकते हैं। बकमिंस्टर फुलरिंग के बारे में आपको ज़्यादा नहीं देखना है, आपको देखना है कि यहाँ पे 20 हेक्सागन्स होते हैं और 12 पेंटागन्स। ठीक है, ये बात एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार लिख के आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या है इसमें पॉइंट्स, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सो बकमिंस्टर फुलरिंग के बारे में आपको बस इतना याद रखना है कि C60 होता है, कार्बन किसमें 60 एटम्स होते हैं, तो कार्बन 60 फुटबॉल शेप का होता है,
20 हेक्सागन्स 12 पेंटागन्स। तो आप देखिए हेक्सागन बड़ा होता है या फिर पेंटागन्स, मतलब साइड्स किसकी बड़ी होती हैं। हेक्सागन की 6 हुई ना, तो 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स। ठीक है, इस चीज़ से आप याद रखना, बहुत ईजी याद हो जाएगा। तो अब हमने पूरे एलोट्रॉप्स तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चंस वाला सेशन एक अलग रखेंगे। तो